क्या नई दवाइयाँ और अपडेट्स आए हैं किडनी डिजीज़ के लिए? किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को लगता है सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही उनका इलाज है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नए अपडेट्स और दवाइयाँ जो इस साल रिलीज हुई हैं जून 2026 में यूरोपियन रीनल एसोसिएशन में, जो हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है किडनी डिजीज़ की। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूँ केरेंडिया के बारे में या फिनेरेनोन। फिनेरेनोन एक ऐसी दवाई है जो पिछले साल डायबिटिक किडनी डिजीज़ के लिए अप्रूव हुई थी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है अब इंडिया में। इससे प्रोटीनूरिया कम होता है, ईजीएफआर का स्लोप मतलब कि आपका जो ईजीएफआर है उसके गिरने का स्लोप वो धीरे होता है। इसका मतलब कि किडनी डिजीज स्लो होती है। फिनेरेनोन या केरेंडिया पहले सिर्फ डायबिटिक किडनी डिजीज के लिए अप्रूव थी। इस बार इन्होंने ट्रायल में देखा कि ये नॉन डायबिटिक सीकेडी के लिए भी काम करती है। मतलब कि अगर आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, मिनिमल चेन डिजीज है, एफएसजीएस है या कोई भी बीमारी है जिससे प्रोटीन यूरिया निकल रहा है, फिनेरेनोन आपके लिए काम कर सकती है अगर आप ऑलरेडी टेलमीसार्टन और डापाग्लिफ्लोज़िन ले रहे हैं। एक चीज़ देखने वाली है, साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में कि फिनेरेनोन हम तभी दे सकते हैं जब आपकी किडनी में कोई जान बची हो। अगर आप ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं तो ये दवाई इतना काम नहीं करेगी। अगर आपका जीएफआर ऑलरेडी 15 से कम है या 20 से कम है तो फिर भी ये दवाई काम नहीं करेगी। इस दवाई को काम करने के लिए किडनी में थोड़ी जान होनी चाहिए, मतलब कि आपका ईजीएफआर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जो गाइडलाइन बोलती हैं वो 25 से ऊपर होना चाहिए आपका ईजीएफआर अगर आपको ये दवाई शुरू करनी है। सबसे लोएस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ है, हम फिनेरेनोन की अगर हम बात करें तो इससे आपका पोटेशियम लेवल बढ़ता है। पोटेशियम लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं फिनेरेनोन तभी शुरू करें जब आपका पोटेशियम लेवल सेफ हो। अब सेफ लेवल क्या है? अप टू 5.5 5.6 बोलते हैं सेफ है, बट ये दवाई शुरू करने के लिए आपका पोटेशियम 5 से कम होना चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी हाई पोटेशियम चल रहा है आपका, तो पहले डाइट में अपना पोटेशियम कम करें और उसके बाद फिर ये दवाई शुरू कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि ये दवाई शुरू नहीं हो सकती। आजकल नई दवाइयाँ आ गई हैं जैसे बाइंडर, पोटेशियम बाइंडर, जो आपका पोटेशियम कम कर देते हैं। तो साथ में हम दवाइयाँ देते हैं और जिससे आपका पोटेशियम भी लो रहता है और ये दवाई भी काम करती है। ये दवाई करती क्या है? मेन चीज़ है प्रोटीन यूरिया कम करती है। जब प्रोटीन यूरिया कम होता है तो ईजीएफआर का डिक्लाइन भी कम होता है। इससे किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो होता है। तो ये एक नई इंप्रूवमेंट है। अगर आप आईजीए पेशेंट हैं, एफएसजीएस पेशेंट हैं, मिनिमल चेन डिजीज़ है, लूपस है, कोई भी आपको प्रोटीन यूरिया वाली बीमारी है और आपका प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा है, अपने डॉक्टर से इस दवाई के बारे में बात करिए कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगला मैं बात करना चाहता हूँ, जो एक नया अपडेट आया है वो है प्रिसिशन मेडिसिन। हमने हमेशा ट्रेडिशनली सारी दवाइयाँ हर पेशेंट को देते थे ये देखने के लिए कि किस पे काम कर रही है, और मेजॉरिटी केसेस में काम करती थी। बट अब देखा जा रहा है कि हर पेशेंट अलग है और हर पेशेंट को एक स्पेसिफिक दवाई चाहिए। हर पेशेंट की जो बीमारी है उसके लिए भी स्पेसिफिक दवाई है। उसको बोलते हैं प्रिसिशन मेडिसिन, कि आपकी बॉडी और आपकी बीमारी के हिसाब से कैसे आपको दवाई दी जाए जो बेस्ट काम करे कम साइड इफेक्ट्स में। तो प्रिसिशन मेडिसिन फ्यूचर है। ERA 2026 जो जून में हुआ है, शोकेस सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म। तो प्रिसिशन मेडिसिन देने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि बीमारियां होती क्यों है, आईजीए नेफ्रोपैथी होती क्यों है, मिनिमल चेन डिजीज होती क्यों है, प्रोटीन लीक होता क्यों है हमारे शरीर से, किडनी की बीमारी क्यों होती है हमारे शरीर से। जब वो समझ आ जाएगा तो उसको टारगेट करने के लिए दवाइयां भी बन सकती हैं। इसी को हम प्रिसिशन मेडिसिन बोलते हैं और यही फ्यूचर है किसी भी बीमारी का। अब एक और दवाई के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि है ओबिनिटुजुमाब। ये दवाई एक इंजेक्शन जैसे है। हम रिटक्सिमैब पहले यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, बट ये वाले ट्रायल ने दिखाया कि इस दवाई से प्रोटीन यूरिया और कम होता है, आपका जीएफआर डिक्लाइन का स्लोप बेटर होता है, तो किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो होता है। ये किस बीमारियों में यूज़ किया जा सकता है? अगर आपको लूपस है, आपको मिनिमल चेन डिजीज़ है, आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है या फिर आपको एफएसजीएस है, तो उसमें ये ट्रायल में देखा गया। मेनली ट्रायल मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के लिए था, बट लूपस पेशेंट में भी एडवांटेज देखा जा रहा है इस दवाई के साथ। प्रॉब्लम यही है कि ये दवाई महंगी है अभी इंडिया में, इसलिए रिटक्सिमैब को ही प्रेफर किया जा रहा है, बट आई एम श्योर आगे जाकर ये और ज़्यादा रेडिली अवेलेबल होगी। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, आपका इम्यून सिस्टम को कम करती है, तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है एलर्जिक रिएक्शन। रिटक्सिमैब के साथ भी लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम ये है रिटक्सिमैब के साथ कि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, पहले से कम हो चुका है बट अभी भी काफ़ी कॉमन है। इसलिए अगर हमें रिटक्सिमैब देना है हमें पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, क्योंकि हम आपका इम्यून सिस्टम कम कर रहे हैं तो टीबी का एक्टिवेशन हो सकता है।
अगली दवाई की बात करूं मैं डापाग्लिफ्लोज़िन फॉक्सीगा। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा मुझसे। इसको हम अब हर जगह यूज़ कर रहे हैं। हम आईजी नेफ्रोपैथी, एफएसजीएस, मेम्ब्रेनस, आपका डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, हर चीज़ में सीकेडी में यूज़ किया जा रहा है। एडवांटेज देखे जा रहे हैं कि ये आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम करता है, मतलब हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक का रिस्क कम करता है। ये आपका किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो करता है और आपको डायलिसिस से बचाता है। ये एक ट्रायल चल रहा है देखने के लिए कि क्या डायलिसिस पेशेंट भी डापाग्लिफ्लोज़िन ले सकता है या नहीं ले सकता। पर देखिए, ये मत सोचिए कि डायलिसिस पेशेंट अगर ये दवाई ले रहा है, 3-4 साल से डायलिसिस चल रही हो, ये दवाई लेने से आपकी डायलिसिस बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ये दवाई तब दी जाएगी डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, ये देखने के लिए कि आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक कम हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, किडनी डिजीज़ से किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि उनकी कॉम्प्लिकेशन से होती है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर किडनी डिजीज़ होती है तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, और वही मेन कारण है कि लोग किडनी डिजीज़ से डरते हैं। डायलिसिस में भी आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये दवाई अगर हार्ट का रिस्क कम कर सके तो अच्छी चीज़ है। क्या नया अपडेट है इसमें? ट्रायल ने देखा कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब तो कम करता ही करता है, ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। ये बड़ा अनयूजुअल एक इफेक्ट था, किसी ने सोचा नहीं था इसके बारे में, बट देखा गया कि जो पेशेंट डापाग्लिफ्लोज़िन ले रहे हैं उनका अनीमिया या लो हीमोग्लोबिन का चांस कम था एज कम्पेयर टू दोज जो डापाग्लिफ्लोज़िन नहीं ले रहे। तो ये एक नया अपडेट आया है डापाग्लिफ्लोज़िन के बारे में, रीअश्योरिंग है। बाकी आपने हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, सीकेडी स्टेज 4-5 में बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन कॉज होता है लो फेरेटिन या लो आयन। अगर आपका आयन और फेरेटिन कम है तो आयन का इंजेक्शन देना पड़ता है। आयन की टैबलेट्स काम नहीं करती सीकेडी स्टेज 4 या 5 में। जब आपका ईजीएफआर 30 से कम हो तो गोलियां काम इतना अच्छा नहीं करती, इंजेक्शन ही बेटर होता है। वो उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन चाहिए। आजकल टैबलेट्स भी आ गई हैं बट इंजेक्शन भी है। ट्रेडिशनली इंजेक्शन ही यूज़ किए जाते थे एरिथ्रोपोइटिन के, तो वो एक है। बट ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, जो डापाग्लिफ्लोज़िन ले रहे हैं उनका अनीमिया का रिस्क कम था एज कम्पेयर टू दोज जो डापाग्लिफ्लोज़िन नहीं ले रहे। साइड इफेक्ट्स की बात करें, जैसे ज़रूरी है, हमेशा मैं बोलता हूँ डापाग्लिफ्लोज़िन का साइड इफेक्ट ये है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये ग्लूकोज को बाहर निकालता है आपके यूरिन से, तो बैक्टीरिया को ग्लूकोज बहुत पसंद है, इसलिए ये यूरिन इन्फेक्शन कर सकता है। फिर भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी दवाई है। ये जब दवाई शुरू करते हैं क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ सकता है, बट वो रिवर्सिबल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ की बात करना चाहता हूँ मैं अब, हमारे GLP-1 एनालॉग जो कि वेट लॉस ड्रग्स हैं। ट्रायल ने देखा कि सेमाग्लोटाइड, मुंजारो दोनों ही हमारे को हेल्प करते हैं किडनी डिजीज़ में, वज़न कम करने में, डायबिटीज़ में, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। देखिए, हमेशा डाइट एंड एक्सरसाइज फर्स्ट लाइन है अगर आपको मोटापा है, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा कम तो ये दवाई लेने में कोई हार्म नहीं है, आपको बेनिफिट ही देगा लॉन्ग टर्म में। साथ में डाइट और एक्सरसाइज करनी है, ये शॉर्टकट नहीं है। ये देखा गया कि जिन लोगों ने ये इंजेक्शन लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मच बेटर थी, मतलब वो सीढ़ियाँ बेटर चढ़ पा रहे थे, उनमें ज़्यादा एनर्जी थी, वो ज़्यादा काम कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ ये देखने को मिली कि प्रोटीन यूरिया भी कम होता है, जो हमने फ्लो ट्रायल में देखा था, 2024 में आया था ये। प्रोटीन यूरिया कम होता है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि सीकेडी का प्रोग्रेशन स्लो होता है। तो ये हमारी अब दवाइयाँ बन चुकी है डायबिटीज़ में। फोर्थ लाइन आपका पहला आता है एस इनहिबिटर, ARB मतलब टेलमिसार्टन रामिप्रिल। दूसरा नंबर पे आपका डापाग्लिफ्लोज़िन आ गया, तीसरे नंबर पे आपका करेंडी आ गया, और चौथे नंबर पे आपका ओजेम्पिक और मुंजारो आ गया। इसको हम 4 पिलर्स बोलते हैं सीकेडी की अगर आप डायबिटिक हैं। HbA1c अगर 7 से ऊपर है तो किडनी में डैमेज चल रहा है, 7 से कम है तो अभी बचे हुए हो, सुधर जाओ, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों इंजेक्शन इफेक्टिव हैं। मुंजारो को डायलिसिस पेशेंट में भी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्या ये डायलिसिस रोक देगा? नहीं, हम चाहते हैं डायलिसिस पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करवा सकें, और अगर आप बहुत मोटे हैं और डायलिसिस पे हैं तो ट्रांसप्लांट होने का चांस कम होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तो अगर हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपका वज़न एक अच्छे लेवल पे हो। हमारा कट ऑफ होता है BMI का, मुझे पता है BMI इतना अच्छा नहीं है यूज़ करने के लिए, बट कट ऑफ यूज़ कर रहे हैं BMI का 30 से कम होना चाहिए, कई सेंटर्स में 35 तक भी होता है, बट जितना कम BMI उतना बेटर मिलेगा आपको ट्रांसप्लांट का आउटकम, और उसमें मुंजारो का काफ़ी अच्छा रोल है। अगर आप सीकेडी स्टेज 5 में हैं, ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो मुंजारो लीजिए। सिर्फ प्रोटीन यूरिया कम कर रहे हैं सीकेडी स्टेज 5 में, मुझे लगता नहीं इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा, बट लेने में कोई हार्म नहीं है एज लॉन्ग एज कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे।
तो अपने डॉक्टर के से ये सारी बातें करिए। देखिए मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट को साथ के साथ फॉलो अप करें, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी दिखाएं और एक नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, क्योंकि किडनी डिजीज़ बढ़ रही है, नए नए एडवांसेस आ रहे हैं। और मुझे पता है ये सारी दवाइयाँ एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी शुरू कर सकता है, बट हमारा काम एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट ये है कि हम बाकी चीज़ें भी रूल आउट करें, हम प्रोग्रेशन मैप करें, हम ये देखें कि अगर आपको आगे जाके डायलिसिस ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तो हम पहले ट्रांसप्लांट करा लें अगर आपका हो सकता है। अगर आप यंग हैं, फिट हैं, तो ट्रांसप्लांट ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप बुजुर्ग हैं तो डायलिसिस में भी हम आप पेरिटोनियल डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस है, तो आपको ऑप्शंस दें हम। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट तो सिर्फ यही करता है, तो देखिए हमारा गोल है कि पहले ही आपको रोक दे, इसलिए ये सारी नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। और मेरे हिसाब से आपको अगर डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी है और किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या प्रोटीन लीक हो रहा है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। बाकी मैं हमेशा एंड करना चाहता हूँ किडनी एंड हेल्थ क्लब के साथ। आपको पता है किडनी एंड हेल्थ क्लब में ऑलमोस्ट 200 मेंबर हैं अब, और कई लोगों को एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है। हमने 25 से ऊपर वेबिनार्स करे हैं, हमने लोगों के डाइट प्लान्स बनाए हैं, और कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, हेल्प किया है, और हमने इकट्ठे इस कम्युनिटी को ग्रो किया है। हमारे पास एक साइकाइट्रिक, डाइटिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, एक हेल्थ कोच, सब इस कम्युनिटी के अंदर हैं, और 200 मेंबर्स उसी जर्नी में हैं जहां पर आप हैं। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी सिर्फ वन टाइम फीस है, आगे जाके ये बढ़ेगी क्योंकि आपको मोर एंड मोर कंटेंट मिल रहा है और ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कई लोगों ने मुझे बोला है कि आप इसका कम करिए। देखिए इसको चलाने के लिए भी पैसे लगते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वैल्यू दे सकूँ। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, बाकी लोग अपना टाइम दे रहे हैं, और आपको एक क्वालिटी चीज़ मिल रही है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।